Hello everyone, welcome to my channel Jaswal Coaching. Today we are going to deal with the next topic of this chapter, electric current and circuit, chapter number 6, CG board science. And this one, these two questions are given into the book, and we have to deal with this because it's important. So okay, let's start without wasting time. So question is, if two wires made up of same material, one thick and the other thin, अगर दो वायर है सेम मटेरियल से बने हुए, एक थिक है मतलब एक मोटा है और एक पतला है, आर कनेक्टेड टू अ इक्विवेलेंट सोर्स ऑफ करंट, इक्विवेलेंट सोर्स ऑफ करंट से कनेक्टेड हैं दोनों, है ना, दोनों में इक्वल करंट है, देन इन विच वायर, कौन से वायर में वुड द करंट फ्लो मोर फ्रीली एंड वाई, तो कौन से वायर में करंट जो है ज़्यादा अच्छे से फ्रीली फ्लो होगा, है ना। तो आंसर होगा थिक वायर हैव अ लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया, लार्जर एरिया रिजल्ट इन लोअर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अलाउइंग करंट टू फ्लो इजीली। ठीक है, जो थिक वायर है उसमें क्या होगा, उसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए जो करंट है वो भी बहुत अच्छे से फ्लो हो पाएगा और उसमें रेजिस्टिविटी भी कम होती है ना। उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से फ्लो हो पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ टू रजिस्टर इन अ सीरीज इज इन द रेशियो ऑफ 1:4। ठीक है, दो रजिस्टर है सीरीज़ में, सीरीज़ और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो सीरीज़ सर्किट में दो रजिस्टर हैं जिसका रेशियो कितना है, 1:4, एंड उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर। ठीक है, इफ़ दिस टू रजिस्टर आर कंबाइंड इन अ पैरेलल सर्किट, अगर ये दोनों रजिस्टर को पैरेलल सर्किट में आप कंबाइन करोगे तो उसका जो करंट है उसका रेशियो कितना होगा, करंट का, हाँ, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग द रेजिस्टेंस, उसमें जो करंट है वो कितना फ्लो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रजिस्टर है सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, उनमें करंट भी दिया हुआ है 10 एम्पियर, अगर उसी रजिस्टर को पैरेलल हम लोग कनेक्ट करेंगे तो उसका कितना होगा, है ना, उसका करंट कितना होगा वो हमको निकालना है। तो देखते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन रेशियो ऑफ रजिस्टर R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 1:4 दिया हुआ है, इट मीन्स R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/4। तो अगर हम 4 को इधर भेज देंगे, R2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू 4R1 हो जाएगा। इसको यहीं पे रखिए, है ना। आगे देखते हैं टोटल करंट इन सीरीज, करंट कितना है, 10 एम्पियर है ना, करंट कितना है, 10 एम्पियर है। तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन द सेम टू रजिस्टर आर नाउ, अब दोनों रजिस्टर को हमको किस में डालना है, पैरेलल सर्किट में डालना है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टर होता है। तो करंट इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। तो ये यहाँ पे V अपॉन R हो जाएगा इज इक्वल टू I। ठीक है, पैरेलल सर्किट रूल में क्या बोलता है कि जो वोल्टेज है वो एग्जैक्टली सेम होता है सारे रेजिस्टर में। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, है ना, I का वैल्यू निकालेंगे तो, और I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। ठीक है, हमको यही खोजना है, क्वेश्चन में तो यही बोला है ना कि हमें करंट खोजना है। ठीक है, तो I1 अपॉन I2, I1 का वैल्यू कितना है V अपॉन R1, I2 का वैल्यू कितना है V अपॉन R2, तो हमने पुट कर दिया। अब आगे के आगे का सॉल्व करने का आपको पता होगा, तो R2 ऊपर चला जाएगा, R2 और उसके नीचे आ जाएगा V, तो ऊपर V नीचे V कैंसिल, R2 अपॉन R1, है ना। तो I1 अपॉन I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, है ना। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 का वैल्यू हमने देखा था जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे शुरुआती में ही, कि R2 का वैल्यू हमने क्या निकाला था, 4R1 निकाला था, राइट। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं R2 की जगह में 4R1 अपॉन 1R1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेशियो उतना ही था। अब उसके बाद क्या करेंगे, R1 कैंसिल, बचा क्या, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 4/1। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू का रेशियो कितना है, 4:1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका देखते हैं पॉइंट वाइज। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए दिस फिनोमेना इज नॉन एज द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक लाइट बल्ब एंड इलेक्ट्रिक मोटर बिकम हॉट व्हेन यूज्ड फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जैसे कि लाइट बल्ब और इलेक्ट्रिक मोटर, जब हम इसे यूज़ करते हैं बहुत लंबे समय के लिए, तो ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका प्रिंसिपल है दिस इफेक्ट फॉलो द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कौन सा रूल को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, विच स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है ना। आपको समझ में आ गया होगा थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू मूव अ चार्ज थ्रू अ रेजिस्टर इज कम्प्लीटली कनेक्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया जाता है चार्ज को मूव करवाने के लिए किसी भी रेजिस्टर से, तो वो किससे कनेक्टेड रहता है, कम्प्लीटली हीट एनर्जी से कनेक्टेड रहता है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में 3 लॉज हैं। पहला है कि करंट का हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। क्या कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के। और सेकंड पॉइंट है रेजिस्टेंस, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस से। और टाइम, तीसरा है टाइम, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ड्यूरिंग द करंट फ्लो, है ना। और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। अब यहाँ पे देखिए हीट कॉमन है, तो हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आया ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसे इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे, है ना। ऐसा रेट जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है या तो कंज्यूम होता है या कन्वर्ट होता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, उसे इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। इसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, वर्क डन अपॉन टाइम। और इसी को ही P इज इक्वल टू V इंटू आई भी लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू इसके बेसिस में न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पावर का है वॉट। तो आप इसका ऐसा यूनिट भी याद रखिएगा, प्लस ये फार्मूला भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है। इसके बेसिस में ज़्यादा सॉल्व नहीं होता, बल्कि P इज इक्वल टू VI फार्मूला यूज़ होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वायरिंग सिस्टम, जो घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें कैसे वायरिंग सिस्टम होता है, क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो वायरिंग सिस्टम इसमें कैसे होता है, मेन सप्लाई रीचेस होम्स विथ 3 वायर केबल। मतलब हमारे में जो घरों में मेन सप्लाई जो आता है वो 3 वायर केबल से आता है। पहला है, हम लोग कलर कोडिंग से इसको पहचानते हैं। अगर रेड कलर है तो वो क्या है, लाइव वायर है ना, इसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो ब्लू और ब्लैक कलर के अगर वायर हैं तो वो न्यूट्रल वायर होता है। अगर ग्रीन है तो अर्थिंग वायर होता है, जो कि अर्थ से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब उसके बाद ये सारे वायर के बारे में आपको पता चल गया होगा, है ना। न्यूट्रल होता है, ब्लू रेड में करंट होता है, ग्रीन अर्थिंग होता है, ठीक है। अब उसके बाद वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी। डोमेस्टिक सप्लाई इज़, इसमें हमारे घरों में जो कितने वोल्ट का आता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट का रहता है, 220 वोल्ट का रहता है। और अल्टरनेटिंग करंट जो है वो 5 हर्ट्ज का होता है। अब करंट रेटिंग, यूजुअली 5 एम्पियर फॉर डोमेस्टिक अप्लायंस, घरों के लिए 5 एम्पियर का होता है करंट रेटिंग। और जो
इंडस्ट्री वगैरह में या हैवी लोड्स जहाँ पे भी इंडस्ट्री है वहाँ पे 15 एम्पियर तक का करंट रेटिंग होता है। उसके बाद देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? द करंट कॉन्स्टेंटली चेंजेस डायरेक्शन, ऐसा करंट जो कॉन्स्टेंटली चेंज करता है अपना डायरेक्शन और पीछे भी फ्लो होता है ना, फ्लोइंग बैक एंड फोर्थ लाइक अ पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम के जैसे ही वो करंट मतलब चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज करता है, फ्लो होता है, उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। वेयर कहाँ से आता है ये आता है पावर प्लांट से। पावर प्लांट से आता है हमारे घरों में। ये किसके लिए बहुत अच्छा होता है? टीवी है ना, रेफ्रिजरेटर और लाइट के लिए बहुत अच्छा होता है अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद है डीसी या डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो करंट फ्लो इन ओनली वन फिक्स डायरेक्शन, करंट जब सिर्फ एक ही फिक्स डायरेक्शन में फ्लो होता है ना, उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट बोलेंगे। तो ये कहाँ से आता है? ये बैटरी से, सोलर प्लांट से, है ना, सोलर पैनल्स या सेल फोन चार्जेस, यहाँ से ये डायरेक्ट करंट यहीं पे यूज़ होता है। ठीक, तो ये क्या के लिए अच्छा होता है? डायरेक्ट करंट कहाँ पे यूज़ होता है? पोर्टेबल डिवाइस जो होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस होते हैं जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, फ्लैश लाइट, रिमोट वगैरह में यूज़ होता है डीसी करंट का। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशन। ठीक है, अब हम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो उसके कुछ प्रिकॉशंस हैं। वैसे एग्ज़ाम में तो ये सब नहीं आते, लेकिन जनरल नॉलेज होना चाहिए और बुक में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट है फिट ऑल स्विचेस एंड प्लग्स टाइटली, जितने भी स्विचेस हैं, प्लग्स है, उसको टाइटली फिट करना है। दूसरा है यूज़ वायर विथ प्रॉपर कवरिंग इंसुलेशन, और वायर को आप यूज़ कर रहे हो तो उसका प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए। इंसुलेशन मतलब क्या? जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा, है ना, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह। तो अगर हम लोग क्योंकि हम लोग देखते भी है घरों में जितने भी स्विचेस हैं वो प्लास्टिक से बने हैं, ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो सके और हमें करंट ना लगे। तीसरा है रिप्लेस डैमेज और वॉर्न आउट वायर, जितने भी डैमेज वायर है ना, या फिर जो भी ख़राब हुए उस वायर को हमको इमीडिएटली रिप्लेस करना है। तीसरा है टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली ड्यूरिंग अ फायर, अगर आग लगती है तो जो मेन स्विच है उसको इमीडिएटली बंद करना है। इंश्योर ऑल अप्लायंस आर प्रॉपरली अर्थन, है ना, जितने भी अप्लायंस है प्रॉपरली उसमें अर्थिंग वायर लगा हो, वो हमको इंश्योर करना है। फिर लास्ट है नेवर टच एनी पार्ट ऑफ द सर्किट विथ वेट हैंड, गीले हाथ में कोई भी सर्किट का कोई भी हिस्सा को नहीं छूना चाहिए, इससे हमको करंट लग सकता है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस के सारे पॉइंट हैं, है ना, बहुत इजी पॉइंट्स आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको सारा चैप्टर समझ आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि जितना इजी से मैं आपको समझा पाऊँ उतना मैंने कोशिश किया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, सॉरी, इसी चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। मैं ये सोच रही हूँ कि जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स उसको पहले डील करेंगे, बाकी सारे चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के, लेकिन जिसमें ज़्यादा मार्क्स से आते हैं, इसके ब्लूप्रिंट आते हैं ना, तो उसमें हमको पता चलता है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के आ रहे हैं। तो हमें उसी को ध्यान में रख के पहले वो चैप्टर्स करने होते हैं। तो अगर आपको और भी कुछ चैप्टर्स या कुछ किसी में भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली मदद करूँगी। और है ना, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, है ना, अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।